हेलो बच्चों, ये जो हमने 15 अप्रैल को टेस्ट लिया था उसमें फिजिक्स की डाउट क्लासेस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p and q are inclined at an angle theta. The magnitude of their resultant is 2p. When that inclination changes to 180 minus theta, the magnitude of their resultant is halved. मतलब वापस p हो गया। Find the ratio of p and q. तो बेसिकली जो आर स्क्वायर वाला रिलेशन है उसके हिसाब से 2p का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये एक रिलेशन हो गया जब दोनों के बीच का एंगल थीटा है। जब उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो गया तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा हो जाएगी। तो इस बार पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। हाफ का मतलब 2p का हाफ, तो ये वापस से पी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो यहां मेरे पास आ जाएगा 5p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। और ये 2p स्क्वायर यहाँ पर इसको 3p स्क्वायर कर दूं तो यहां से p बाई क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 आ जाएगा। तो पहला वाला ये आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 करने को मुझे कह रहा है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में the diameter of a disc is measured with the help of a vernier caliper. Its least count is 0.1 mm. If the value of diameter is 4 mm, find the percentage error in the circumference. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, circumference C को अगर मैं पाई इंटू डी लिखूं तो डेल्टा सी बाई सी इज इक्वल टू पाई में तो कोई एरर है नहीं, इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी हो जाएगी जो कि 0.1 अपॉन 4 हो गई। तो बेसिकली 1 अपॉन 40 हो गई क्योंकि यहां से मेरे पास सरकमफरेंस की रिलेटिव एरर आ गई। और अब परसेंटेज में पूछना है तो 2.5% हो गया। 1/40 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.5% हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं डायरेक्ट उस पर आ जाता हूँ बगैर पीछे टिक किए। ये कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट द रेस्ट। तो बेसिकली अभी तक रेस्ट में कैपिटल एम को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो नीचे मूव करके जाने लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द कॉन्टैक्ट इज म्यू, स्ट्रिंग्स आर मासेस एंड पुली इज फ्रिक्शनलेस। तो बेटा वैसे तो जैसे हम इसके दो बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बना करके करते थे वैसे कर सकते हैं, जो कि मैं जल्दी से बना दूं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इस बॉडी पे टेंशन टी लग रहा है, स्मॉल एम जी लग रहा है जो कि नॉर्मल रिएक्शन है, और ये वाला फोर्स जो है वो म्यू स्मॉल एम जी हो गया बिकॉज म्यू एन होना चाहिए था। ये वाली जो बॉडी है इसके ऊपर एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, एम जी कॉस थीटा इधर लग रहा है जो कि नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है। टेंशन टी लग रहा है और इधर लगने वाला फोर्स ये म्यू ये बेटा कैपिटल एम है, सॉरी मैंने अच्छे से नहीं लिखा, ये कैपिटल एम है, ये भी कैपिटल एम है, म्यू कैपिटल एम जी कॉस थीटा है। तो बेसिकली इसको इधर खींचने वाले फोर्सेस, ये दोनों टेंशन आपस में दो इक्वेशन लिखूंगा कट जाएगा। तो इधर खींचने वाला फोर्सेस जो है वो कैपिटल, चलो अच्छा दोनों की अलग अलग इक्वेशन लिख दूं, कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस टी माइनस म्यू कैपिटल एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गई। और दूसरी हो गई टी माइनस म्यू स्मॉल एम जी इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो टी से टी कट गया। तो बेसिकली क्या हुआ, कैपिटल एम जी साइन थीटा इसको नीचे खींच रहा है और म्यू एम जी कॉस थीटा और म्यू स्मॉल एम जी ये इसको रोक रहे हैं। तो यहां से वैल्यू क्या पूछ रहे हैं, वैल्यू पूछ रहे हैं कैपिटल एम बाई स्मॉल एम की वैल्यू। तो ये म्यू स्मॉल एम जी को उधर भेज देंगे। तो दो स्टेप में एक साथ करने लगता हूँ यार, मेरी ये बड़ी समस्या है, इसको एक स्टेप में ही कर दूं।
तो उसमें तो यहाँ से आ गया कैपिटल M इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू स्मॉल एम जी। तो कैपिटल M बाई स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी म्यू जी से जी बेसिकली कट गया, तो जी मुझे लिखना नहीं चाहिए, तो ये जी कट गया, म्यू अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, म्यू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर द पुली P1 इज फिक्स्ड, अच्छा P1 is fixed and P2 is movable if W1 is equal to W2 is equal to 100 Newton, what is the angle of A P2 P1 when the pulleys are frictionless। ठीक है, तो बेटा क्या हो रहा है, चूंकि इसमें टेंशन T लग रहा है, दोनों में इक्वल लग रहा होगा, तो ये वाले कंपोनेंट इक्वल करने के लिए ये T cos थीटा ये T cos थीटा बराबर ही होने चाहिए। तो बेसिकली जो अपवर्ड फोर्स हो जाएगा वो एक इक्वेशन हो जाएगी 2t साइन थीटा इज इक्वल टू W2, और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स आ जाएगा T इज इक्वल टू W1। अब W1 W2 बराबर है, मैं लिख दूं इसको, एक इक्वेशन बन गई इस वाले ब्लॉक के लिए T इज इक्वल टू W1, और ये वाली जो पुली है इस पे लगने वाले फोर्स के ऊपर वाला जो कंपोनेंट है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2t साइन थीटा। अरे बाप रे बाप, मैं गलत एंगल ले रहा हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे बुक में इस सवाल को पूछे इस एंगल को थीटा लेना चाहिए, तो 2t cos थीटा हो जाएगा ये वाला, और ये वाला t साइन थीटा, और t साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2t cos थीटा इज इक्वल टू W2। अब यहाँ से W2 और W1 बराबर है, तो बेसिकली t हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये हाफ एंगल है, तो पूरा बड़ा एंगल 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 डिग्री आंसर आ गया, AP2P1 इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं लोकोमोटिव ऑफ मास स्मॉल m स्टार्ट्स विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू a रूट x, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द लोकोमोटिव इन फर्स्ट t सेकंड। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अगर v इज इक्वल टू a रूट x है, तो हम यहां पर इसको dx बाई dt इज इक्वल टू ए रूट एक्स लिख सकते हैं, तो रूट एक्स नीचे आ जाएगा, dt ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब dx अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल इज इक्वल टू ए dt इंटीग्रल, इसको 0 से t तक इंटीग्रेट कर लें, इसको 0 से x तक इंटीग्रेट कर लें, मतलब इनिशियली जहां पे शुरू हो रहा है उसको x इक्वल टू 0 ले लिया, तो 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रल हो जाता है x की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो 2 रूट एक्स, यहां से मेरे पास रिलेशन आ गया 2 रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब इस समय पे जब वो फाइनल स्थिति में पहुंचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, तो बेसिकली मैं इनिशियल स्थिति में देखूं तो x इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज v इज इक्वल टू ए रूट एक्स है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे जब हम फाइनली देखेंगे, जब टाइम t हो जाएगा, तो रूट एक्स की वैल्यू t बाई 2 हो गई, तो यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू अगर t बाई 2 डाल दूं तो वेलोसिटी की वैल्यू 80 बाई 2 हो गई। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाले कंसेप्ट से इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल लें तो हमारा काम चल जाना चाहिए था, तो मैंने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। अब वर्क डन हो जाएगा, इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो हाफ m a स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4,
ma²t² बाई 8 वाला जो फोर्थ वाला आंसर है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद एक्स विद द रिलेशन ऑफ ux इज इक्वल टू x² माइनस 2x, द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट। अरे बाप रे बाप, तो भाई क्या हुआ ये मैं कई बार बता चुका हूं। जैसे ही तुमने लिखा कि ux इज इक्वल टू x² माइनस 2x, वैसे ही फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, ये हमेशा याद रखना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2x, मैंने गलत लिख लिया, ये -4x है, तो ये -2x और +4 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे क्लियरली फोर्स 0 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये फोर्स जब 0 हुआ है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, तो जो ऑप्शंस हैं उनमें ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो मैं जनरली बता दूं क्या होता है बेटा, जब u का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, तो यहाँ पर जो बॉल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो लौट करके वापस यहाँ आने की कोशिश करेगी। u का ग्राफ जब ऐसा हो, यहाँ पे du बाई डी एक्स 0 है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जरा सा हटाओगे तो नीचे चली जाएगी। और अगर u का ग्राफ ऐसा हो फ्लैट, तो यहाँ भी डी यू बाई डी एक्स 0 है, लेकिन यहाँ पर यहाँ से यहाँ ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, हमेशा इक्विलिब्रियम में ही बना रहेगा, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो इस केस में देखें तो बेसिकली पहली बात तो ऐसी सी बात है। ठीक है, तो एक तो हम ग्राफ देख करके कर सकते हैं, क्योंकि x² वाला पैराबोला है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब मैथमेटिकली देखा जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है del2u बाई डेल x²। ठीक है, जो कि एक्चुअली, बल्कि माइनस साइन लगा दूं ताकि तुम्हारा दिमाग परेशान ना हो, df बाई डी एक्स, क्योंकि माइनस डेल्टी यू बाई डी एल x² है, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, या d2u बाई डी एक्स² पॉजिटिव होगा। ये स्टेबल के लिए है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यही चीज पॉजिटिव हो जाएगी, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए यही चीज 0 हो जाएगी। तो अगर df बाई डी एक्स नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये अनस्टेबल है, और ये 0 है तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ओहो, मैंने भाई क्वेश्चन डालने में थोड़ी सी गलती कर दी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये क्वेश्चन नंबर 12 पहले आ जाना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, अब तो वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो हम लोग वापस पीछे चले जाते हैं, ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। कैन आई फाइंड द टाइम इन विच 2 kg मास विल स्ट्राइक द पुली आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। तो 25 मीटर का डिस्टेंस है, तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो ये एटवुड मशीन है, थोड़ा सा सवाल लगाओगे तो 3 kg है, 2 kg है, तो इसका एक्सेलरेशन ये mg मतलब 3g से नीचे खींच रहा है, 2g से ऊपर खींच रहा है, तो नेट जो फोर्स है वो g का है, और वेट 5 kg का है, तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब s इज इक्वल टू हाफ at² लगाएंगे, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन आ जाएगा वो m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 g टाइप का होता है, तो उसकी वैल्यू g बाई 5 आ जाएगी, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, और 25 इज इक्वल टू हाफ at² लगाएंगे, तो 2 से 2 कट गया, टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड आ गई। ठीक है, तो ये थर्ड वाला आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं, अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स ब्रेकिंग इनटू 3 पीसेस, 2 pieces have equal masses, fly off perpendicular to each other with the same speed of 30 meter per second. The third piece has 3 times the mass of each other particle. What is the direction and magnitude of its velocity immediately after the explosion? ठीक है, तो भाई डायरेक्शन तो बड़ा खतरनाक इन्होंने बात कर दी, पर चलो आंसर निकल आएगा। तो बेसिकली मान लो एक बॉडी है जो कि m मास से 30 मीटर पर सेकंड से इस दिशा में गई, और दूसरी बॉडी
m मास से 30 मीटर पर सेकेंड से इस दिशा में गई, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम है वो इधर की तरफ m इंटू 30√2 का हो गया। जो दूसरी वाली बॉडी इसी के जस्ट ऑपोजिट जाएगी, तो इसका मास 3m है, तो 3m इंटू वी इज इक्वल टू m इंटू 30√2। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू 10√2 आ गई। और अब ये जो एंगल है ये इस वाले से, ऐसा मैंने बना दिया, 135 डिग्री का होगा। बेसिकली इसके एंगल बाइसेक्टर के ऑपोजिट में होगा। तो ये 10√2 की स्पीड और ये 135 वाला आंसर है। ठीक है, दोनों से ही 135 होगा। ये इधर से भी 135 इससे, और ये वाला एंगल देखें तो भी 135 होगा, बिकॉज है तो एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहे हैं कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, इफ ऑल द सर्फेस आर फ्रिक्शनलेस एंड कोलिजन ऑफ द बॉल विद द सर्फेस कंप्लीटली इनएलास्टिक, फाइंड द हाइट अप टू व्हिच द बॉल विल राइज। अरे बाप रे बाप, ये तो भाई बड़ा कठिन सा सवाल हो गया। चलो बता देते हैं। ये इसमें इनएलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि देखो ये सरफेस है, बॉल 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, सामने इसको एक ये 37 डिग्री पे एक इंक्लाइन प्लेन मिला। 37 डिग्री के बारे में बता दें, इसका साइन थीटा जो है वो 3/5 और कॉस थीटा 4/5 होता है। ठीक है, तो जब ये बॉल आकर के इसको जस्ट टच करेगी, बहुत अच्छा डायग्राम बनाने में यहाँ पे मुझे दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो इसकी वेलोसिटी है 10, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन और दूसरा पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ी सी मैथमेटिक्स करें तो ये निकल करके आ जाएगा कि ये वाला एंगल 37 डिग्री का है। बिकॉज अगर ये 37 है तो ये 37 और ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये 37 है, 37 डिग्री का हो गया। तो ये वाली वेलोसिटी 10 cos 37 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड है, और ये वाली वेलोसिटी 10 sin 37 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड है, जिनका वेक्टर सन 10 मीटर पर सेकेंड है। अब कोलिजन इनएलास्टिक है, इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है उसकी कोई भी वैल्यू हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाएगी, यानी कि इससे टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये वाली वेलोसिटी पूरी की पूरी ये इंक्लाइन से टकराने के बाद जीरो हो जाएगी। तो अब ये 8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चलेगा, ये एक बात हो गई। तो आर 10 मीटर पर सेकेंड से रहा था, लेकिन टकराने के बाद ऊपर 8 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पता नहीं सॉलिड स्फीयर है हॉलो स्फीयर है, ये अब इन्होंने लिखा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉलिड स्फीयर मान लेंगे जैसा कि हमेशा करते हैं। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी रोल करके आ रहा है कि नहीं, ओहो, तो अच्छा रोलिंग है ही नहीं तो कोई समस्या ही नहीं है। तो अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो हाफ m इंटू 8 स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच कर दूं, m से m कट गया, h की वैल्यू 3.2 मीटर आ गई। तो जो हाइट हो जाएगी वो 3.2 मीटर हो जाएगी। रोलिंग है ही नहीं तो मुझे काइनेटिक एनर्जी में खाली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई नहीं। अगर ये रोल करके आ रहा होता तो फिर हमको वो भी देखना पड़ता, पर उसमें समस्याएं बहुत हो जाती, तो इसलिए उसके बारे में बात नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग with a velocity of v naught hits a vertical rod perfectly inelastically after collision, angular velocity of rod plus particle system will be। तो बेटा क्या हो जाएगा कि देखो जब ये यहाँ पे टक्कर मारेगा तो अगर हम चाहें तो हिंज के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। इसका मतलब रॉड प्लस मास सिस्टम का, बिकॉज क्या हो जाएगा, रॉड जब में आकर के जब ये मास टकराएगा तो एक तो फोर्स रॉड और मास पे यहाँ लगेगा, पर वो इंटरनल फोर्सेज हैं तो उनकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं सिस्टम एज अ होल को देखूं तो खाली यहीं पर हिंज पे ही कुछ फोर्स आकर के लगेगा। जैसे तुम मारोगे इस पे तो हिंज पे फोर्स लगेगा, लेकिन हिंज के अबाउट ही चूंकि एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करा रहे हैं तो हिंज को कोई के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो अगर मैं हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराऊं
तो एम बी नॉट एल ये तुम्हारा इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया और रॉड का एंगुलर मोमेंटम हो गया +0 इज इक्वल टू, अब ये जो स्मॉल एम मास की बॉडी है इस बॉडी में आकर के चिपक गई, तो दिस शुड बी इक्वल टू आई ओमेगा। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ml² 3 और इसके आगे जो ये मास आकर के टकराया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²। तो रॉड और जो मास है उनका इनइलास्टिक है ना, तो आकर के चिपक गया है बिल्कुल। तो जो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ml²/3 + ml² हो गया इनटू ओमेगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई, एम से एम कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, ये ओमेगा इज इक्वल टू 3v0 अपॉन 4l आ गई, बिकॉज ये 4/3 हो जाएगा तो 4 नीचे आ जाएगा। और जो वेलोसिटी इसकी पूछ रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो 3v0/4l आ गई। ये हो गया का आंसर खत्म, आसानी से हो गया, कोई ज्यादा समस्या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, जब हिंज से लटका हुआ था तो जब उस पर आगे टक्कर लगेगी तो हिंज के अबाउट रॉड प्लस जो पार्टिकल है इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके काम चल जाएगा। 21 figure shows a uniform disk with mass m is equal to 2.4 kg and radius r is equal to 20 centimeter mounted on a fixed horizontal axle. A block of mass m is equal to 1.2 kg hangs from the massless cord which is wrapped around the rim of the disk. The tension in the cord. तो बेटा यहाँ पर तो मैं पूरा सवाल तो मेरे लिए सॉल्व ना करने वाला हूँ, पर बेसिकली ये मान लो तुम्हारी डिस्क है, ये मास लटका हुआ है, तो यहाँ mg लग रहा है और यहाँ टेंशन लग रहा है। तो इसका अगर एक्सेलरेशन a है तो इसका अल्फा इज इक्वल टू a/r हो जाएगा, बिकॉज रोल कर रहा है। अब मैं दो इक्वेशंस लिखूं तो एक हो जाएगा mg - t इज इक्वल टू ma और दूसरा tr जो कि उस डिस्क के ऊपर लगने वाला टॉर्क है इज इक्वल टू आई अल्फा, आई डिस्क का हाफ mr² हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन है, सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल फोर्स बैलेंस लगाना है, यहाँ पे सिंपल टॉर्क बैलेंस लगाना है। यहाँ पे mg - t इज इक्वल टू ma कर लेना है, यहाँ पे टाउ आर टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा कर लेना है, और अल्फा इज इक्वल टू a/r तो होगा ही होगा, इससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं a roller in a printing press turns through an angle of theta is equal to 3t² - t³ radian, the maximum positive angular velocity will be equal to। तो भाई तो सरल सी बात है, आपने क्या कह दिया, थीटा इज इक्वल टू 3t² - t³। तो ओमेगा इज इक्वल टू डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6t - 3t²। और अब मुझे ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर वैसे देखूं तो मैक्सिमा, अगर पहली बात तो ऐसे देख लेते हैं है क्या चीज, तो मैथमेटिकली देखें तो ये बेसिकली एक उल्टा पैराबोला है, यानी कि समय के साथ t इक्वल टू 0 पे ओमेगा 0 है, ये ओमेगा बढ़ेगा उल्टा पैराबोला की तरह से। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखो ये दोबारा 0 हो जाएगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी आ जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे भी 1 सेकेंड पे निकाल सकते हैं, और वैसे देखें तो जहां पर मैक्सिमा होगा वहां पे डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि 6 - 6t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो वहां से भी t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ओमेगा की जो ये वैल्यू आ जाएगी वो t इज इक्वल टू 1 डालने पे 6 - 3 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। ये मेरा थर्ड वाला आंसर आ गया। ठीक है, इसके हम लोग 22 पे पहुंच गए। क्योंकि बेटा इस चैप्टर, इस टेस्ट में तुम लोगों के बहुत ढेर सारे डाउट हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको, इसकी फिजिक्स की डाउट क्लास 2 पार्ट में लेना चाहते हैं ताकि क्लास बहुत लंबी ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ये क्लास खत्म कर रहे हैं। सेकेंड वीडियो में मैं इसके 24 से लेकर के आगे के डाउट लूंगा। थैंक यू वेरी मच।